जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एकेएस मैथमेटिक्स में। दोस्तों, नंबर सिस्टम के काफी कुछ वीडियोस हम लेकर आ चुके हैं और काफी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम लोगों ने बात भी करी है। आज हम नंबर सिस्टम पे काफी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन पे हम बात करेंगे। तो आपके लिए ये एक टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूं मैं। नंबर सिस्टम के काफी कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास में, ये क्या कहता है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ये जो संख्या दे रखी है, इनमें से ऋणात्मक परिमेय संख्या कौन सी है, ये हमारे को पूछा है पहले प्रश्न में। ठीक है, परिमेय संख्या के लिए हमने ये कंडीशन पढ़ी थी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, और जो क्यू है, जो हर है, वो हमारे पास में 0 नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो देखें आप यहाँ पर p बाई क्यू, p बाई क्यू, p बाई क्यू और p बाई क्यू, यहाँ सभी इस फॉर्म के अंदर है। दूसरी चीज, डिनोमिनेटर यानी हर के अंदर कोई भी शून्य नहीं है, यानी कि सभी परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन इसने पूछा है ऋणात्मक परिमेय संख्या कौन सी। तो आप देखें यहाँ पर, ये यहाँ पर धनात्मक परिमेय संख्या, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है। यदि किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है, कोई साइन नहीं दे रखा है, तो वो धनात्मक मान ली जाती है। वैसे भी यहाँ पर भी ऋणात्मक चिन्ह और यहाँ पर भी ऋणात्मक चिन्ह। सेम यही कंडीशन इसमें भी ऋण है और इसमें भी ऋण चिन्ह है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ चिन्हों के क्या है। जैसे आप देखें कि ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है और ये धनात्मक है। ऋण चिन्ह के साथ ऋण चिन्ह या धन चिन्ह के साथ धन चिन्ह कभी भी या तो गुणा में हो या भाग में हो, साथ में होना चाहिए। जैसे माइनस में माइनस का भाग जा रहा है, तो हमेशा ध्यान रखें माइनस में माइनस का भाग जाए या गुणा हो। माइनस के साथ माइनस और प्लस के साथ प्लस, तो ऑलवेज प्लस ही मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सीधा सीधा कंसेप्ट ये है हमारे पास में। ठीक इसी तरह से प्लस के साथ में माइनस या माइनस के साथ में प्लस, भाई चिन्ह समान होंगे दोनों। माइनस और माइनस है तो प्लस, प्लस और प्लस है तो प्लस। अगर दोनों चिन्ह समान ही हैं तो उनका गुणा करो चाहे भाग करो, चिन्ह ऑल ओवर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो ये यहाँ पे अपन -5 और -7, माइनस से माइनस काट दो, आप इसको ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो आप उसको, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया, ऑल ओवर प्लस हो गया इस तरह से। और अगर प्लस के साथ माइनस है या माइनस के साथ प्लस है, तो आप उनको गुणा करो चाहे भाग करो, ऑल ओवर चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा। यानी कि दोनों अगर अलग अलग साइन के हुए तो वो माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? काफी इजी कंसेप्ट है। तो इसकी वजह से ये प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये भी धनात्मक संख्या, ये भी धनात्मक संख्या, ये भी धनात्मक संख्या। इसमें ऊपर तो प्लस, क्योंकि कुछ नहीं है तो प्लस, और नीचे माइनस, तो प्लस माइनस ऑल ओवर माइनस बन जाएगा। ये क्या है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो सही आंसर क्या चला जाएगा इसका, 3 ऑप्शन। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। तो प्रश्न है हमारे पास में, 3/-7 का योज्य प्रतिलोम है। आप लोगों को मैंने बताया था, योज्य प्रतिलोम, किसी भी संख्या x का योज्य प्रतिलोम वह चीज होती है जो उसके साथ ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 0। किसी भी संख्या x का योज्य प्रतिलोम वह चीज होती है जिसको हम उसके साथ ऐड करें तो 0 आ जाना चाहिए, अगर उसको उसके साथ जोड़ा जाए तो 0 मिलना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास क्या संख्या है, माइनस का 3/7। ये माइनस का 3/7 है। इसका योज्य प्रतिलोम क्या है, यानी इसके साथ क्या जोड़ू मैं कि बराबर में 0 मिले। तो ये माइनस में है, तो एक ऐसा का ऐसा प्लस में जोड़ दो, तो प्लस और माइनस दोनों कट जाएंगे और क्या मिल जाएगा, 0। तो योज्य प्रतिलोम आ गया 3/7। सही उत्तर क्या चला जाएगा हमारे पास में, 3/7। तो क्वेश्चन काफी आसान है, काफी सिंपल है, बट एग्जाम में हम लोग क्या है, योज्य प्रतिलोम, इस वर्ड को नहीं समझ पाते हैं, इसको पकड़ नहीं पाते हैं। अगर अपन ने पढ़ रखा है, अपना कंसेप्ट क्लियर है, तो अपन लोग इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, उसके साथ किस चीज को जोड़ा जाए ताकि हमारे को फलस्वरूप कितना मिले, 0 मिले ऑल ओवर। अगले प्रश्न में -4/5 का गुणन प्रतिलोम क्या है, ऐसे पूछा है। -4/5 का गुणन प्रतिलोम क्या है। मैंने आप लोगों को बताया था कि x एक संख्या है, उसका गुणन प्रतिलोम वह चीज होगी जिसको हम उसके साथ गुणा करें, क्योंकि गुणन प्रतिलोम पूछा है, गुणन व्युत्क्रम पूछा है, तो उस चीज को हम उसके साथ गुणा करें तो फलस्वरूप हमारे को कितना मिलना चाहिए, 1। कहने का सीधा सीधा मतलब ये होता है, x का गुणन प्रतिलोम होता है 1/x।
x का योज्य प्रतिलोम होता है माइनस एक्स, जैसे अपन ने किया था पिछले सवाल में। तो x का योज्य प्रतिलोम माइनस एक्स, x का गुणन प्रतिलोम 1/x, ताकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिल जाएगा, ऐड करेंगे तो इससे ही कट जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर कि x का गुणन प्रतिलोम 1/x होगा, यहाँ हमारे पास -4/5 है, तो -4/5 इसको किसके साथ गुणा करें कि 1 मिल जाए। तो देखो आप 5/4, 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि सब कुछ कट रहा है, 1 बचेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कट जाएंगे, ऑल ओवर तो 1 बचेगा। यहाँ माइनस है, गुणा, अब माइनस के साथ किसको गुणा करें कि 1 तो प्लस का चाहिए हमारे को, अदरवाइज माइनस का मिलेगा। तो ये माइनस का है, इसको भी माइनस का लेंगे, जिससे माइनस के साथ माइनस गुणा होगा तो चिन्ह भी प्लस हो जाएगा और ऑल ओवर कट के 1 बन जाएगा। तो हमारे पास -5/4 आंसर आया, तो सही उत्तर चला जाएगा माइनस का 5/4। मेरे हिसाब से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा 4, राइट आंसर इज 4। ओके, अगला जो सवाल है हमारे पास यहाँ पर, -2/7 के समतुल्य परिमेय संख्या क्या है। -2/7 के समतुल्य परिमेय संख्या क्या है, ऐसा इस सवाल में पूछा है। देखिए आप इस एक्चुअली समतुल्य से क्या मतलब होता है कि जैसे तुल्य भिन्न होती है, तुल्य भिन्न किस तरह से होती है, 3/5 है, इसकी तुल्य भिन्न होकर क्या हो जाएगी, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 5 तिया 15। मतलब अंश और हर में समान यदि संख्या से गुणा किया जाए तो बाद में, क्योंकि उसी संख्या से वापस कटेंगे तो वो वही प्राप्त हो जाएगा हमारे को। तो समतुल्य या तुल्य से क्या तात्पर्य समझे आप। जैसे हमारे पास 2/7 है, इसका ऊपर भी 2 से गुणा करें, नीचे भी 2 से गुणा करें, तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, यानी कि 2/7 लिखो चाहे 4/14 लिखो, बात एक ही है। क्योंकि आप 4/14 को 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 7 वापिस 2/7 आ रहा है, क्योंकि 2 से हमने इसको गुणा किया था ऊपर नीचे। तो इस तरह से आप अंश और हर में समान संख्या से गुणा करें तो वो तुल्य ही होती है, वापिस वही संख्या होती है। रही बात यहाँ आगे ऋणात्मक चिन्ह है, तो हम इसको 2 और 2 से गुणा तो कर दिया, क्या मिला हमारे को 4/14, और आगे माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस। देखिए आप -2/7 को ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से गुणा किया तो मिला -4/14। तो -4/14 जो कि विकल्प नंबर 4 में दे रखा है, तो इसके समतुल्य परिमेय संख्या हो जाएगी जे। तो काफी इजी है, क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। समतुल्य किस तरह से निकालते हैं समझ में आ गया आप लोगों को, काफी इजी कंसेप्ट है। प्रश्न में हमारे को पूछा है निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे बड़ी संख्या हमारे को पूछी। बड़ी से जाहिर सी बात है जिसका मान ज्यादा है वो संख्या बड़ी होती है। देखिए आप इसको समझे, हम -3/5, तो -3/5 को क्या देख सकते हैं 0.6, 5 × 30 होता है, इस हिसाब से इसमें -520.4 इसको लिख सकते हैं -0.2 और ये 0 है। हम जानते हैं जो संख्या रेखा होती है उस पे बीच में 0 होता है, इसकी तरफ चलते हैं तो 1 2 3 4, जब हम धनात्मक प्लस अक्ष की तरफ चलते हैं तो इस तरह से धनात्मक संख्याएं आती है, और माइनस अक्ष की डायरेक्शन में आते हैं तो -1 -2 -3, यानी -1 से अगर माइनस में और ऋणात्मक में मान बढ़ता जा रहा है तो उसका मान कम से कम छोटे से छोटा होता जाएगा, और माइनस में जितना कम हमारे को वैल्यू मिलेगा, क्योंकि -1 से जैसे जैसे हम देख रहे हैं 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी माइनस में ऋणात्मक में मान कम होता जा रहा है, उस संख्या की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप देखें इसको, ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में और 0, तो ऋणात्मक संख्याओं से जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं इन सब ऋणात्मक संख्याओं से भी बड़ा कौन होता है 0, क्योंकि उस तरफ मान बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसे समझ में आ गया हमारे को कि 0 यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 0। उसके बाद देखा जाए तो उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये और उससे छोटी ये। देखो आप, सबसे बड़ी तो 0, फिर उससे छोटी -0.2 और फिर उससे छोटी -0.4 और उससे भी छोटी -0.6। ऋणात्मक संख्याओं के जितने मान बढ़ते चले जाएंगे उस संख्या का मान उतना ही घटता चला जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं एक तो -16 और एक -13, तो इनमें बड़ा कौन, बड़ा हो जाएगा ये। बात समझ में आ गया आप लोगों को। माइनस में जितनी ज्यादा वैल्यू है संख्या का मान उतना ही कम हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट था, काफी इजी है। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, कभी भी पूछा जा सकता है 0 जो है ये तो न तो एक धनात्मक संख्या है और ना ही एक ऋणात्मक संख्या है। आप कभी इसको धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या न मान ले। इतना ध्यान रखें कि 0 सभी ऋणात्मक संख्याओं के मान से बड़ा मान होता है, बाकी 0 न धनात्मक है और न ऋणात्मक है। 0 एक परिमेय संख्या है लेकिन न एक धनात्मक है और न एक ऋणात्मक परिमेय संख्या, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है हमारा क्या कह रहा है, 17/33, 25/33, 19/33,
21/33। ये भिन्न दे रखी है हमारे को एक तरह से। इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, ऐसा पूछा है। मैंने आप लोगों को बताया था, काफी इजी कंसेप्ट बताया था। भिन्नों में जो तुलनात्मक तरीके थे उनमें दो तरह से, मैंने दो केस आप लोगों को अभी तक बताए हैं। आगे की बात हम और करेंगे। तो अब तक जो बताया उसमें से एक प्रश्न है, क्या है कि ये 4 भिन्न दे रखी, इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी। आप देखें इन चारों भिन्नों में जो हर है वो समान है, सब में कितना है 33। अंश अलग अलग है। मैंने आपको बताया था अगर हर सब में समान है, अंश जितना बड़ा भिन्न उतनी बड़ी। सबसे बड़ा अंश किसका है 25 का। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी 25/33। काफी इजी, आप समझ सकते हैं। एक भिन्न जो होती है उसमें ये अंश होता है और ये हर होता है, ये अंश होता है और ये हर होता है, ये होता है। आप देखें एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ। एक तो है 5/4 और एक है 4/5। एक केस है मेरे पास जब अंश बड़ा है हर छोटा है, तो इसका मान कितना है 1.25 आ जाएगा, 1.25 आ जाएगा। एक है 4/5, जब मैंने इसका मान देखा तो कितना आया मेरे पास 0.8। कितना आया 0.8। आप समझ सकते हैं अगर हर से अंश बड़ा है, आप ये समझे कि भिन्न का मान कब बड़ा होगा, जब अंश बड़ा होगा। यानी भिन्न का मान प्रोपोर्शनल होगा हमेशा अंश के। अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हर के। अगर हर बड़ा तो भिन्न का मान छोटा हो जाएगा, और अगर हर छोटा है तो भिन्न का मान बड़ा हो जाएगा। तो आप इस प्रोपोर्शनल इनवर्स प्रोपोर्शनल जो रिलेशन इसको समझ ले। अगर अंश बड़ा तो भिन्न भी बड़ी, अगर हर बड़ा तो भिन्न छोटी, हर छोटा तो भिन्न बड़ी। ये कंसेप्ट है, थोड़ा सा आप इसको समझ ले एक बार। एग्जाम्पल के तौर पे समझे आप इसको, तो इस तरह से अपने को ध्यान में रखना है। काफी इजी कंसेप्ट है, और भिन्नों की तुलना में हम और आगे कुछ चीजें पढ़ेंगे, एक दो केस और पढ़ेंगे। प्रश्न है हमारे पास में ये है 2⁻1/3 और 2⁻2/3। मल्टीप्लीकेशन है बीच में, इनका मान होगा, इसका क्या वैल्यू होगा ये अपने को बताना है। तो देखो घातकर्तांक के जो नियम है वास्तविक संख्याओं के लिए, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार। कि जैसे a⁻m इंटू a⁻n इस तरह से दिया हुआ है। आधार समान है और घाते अलग अलग है, बीच में साइन गुणा है, a⁻m इंटू a⁻n। तो आप लोगों को जो घाते हैं उनको जोड़ देना है a⁻m। इसी तरह से a⁻m में डिवाइड कर रखा है a⁻n का, तो आपको a⁻m माइनस है, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटा देना है। क्या आ जाएगा a⁻m माइनस। दो कंडीशंस ये आप लोगों को समझ में आई। इसी तरह से और क्या होता है, जैसे a⁻m है उसकी भी पावर m है, तो आपको पावर पे पावर है तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। a⁻m की पावर m, तो इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई आप कर देना। जैसे आप लोगों को कोई ये कह दे 3⁻5 की पावर 7, तो आप 3⁻5 इंटू 7 लिख दें, यानी 3⁻35 भी आप सीधा इसको लिख सकते हैं। इसको सोल्व करने के बजाय आप इसको सोल्व करें, इजी वे में आपको सोल्व हो जाएगा। एक चीज ये होती है कि a⁻m इंटू b⁻m, अगर इस तरह का दिया हुआ है कि आधार तो अलग अलग है घाते समान, बीच में गुणा का साइन है, तो आप जो घात लिखी हुई इसको एज इट इज लिख दें, और a इंटू बी को इस तरह से लिख दें, मल्टीप्लाई कर दें। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का मतलब यह है कि आपको अगर इस तरह से कर लिया जाए कि 2⁻3 गुणा 3⁻3, तो आप उसको 2⁻6⁻3 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो घातांकों के कुछ नियम है ये घातों के, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो अपना प्रश्न है उसको आप देखें। प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि 2⁻1/3 इंटू 2⁻2/3, यहाँ आधार समान है, आधार दोनों में 2 है, आधार को एज लिख दें और जो घाते हैं उनको जोड़ दें, 1/3 और 2/3, 3/3, 3 से 3 घटा यानी 1, 2⁻1 का मतलब 2, 2⁻1 का मतलब 2। किसी की भी पावर 1 वो खुद ही होती है, तो कितना हो जाएगा 2 किसने आंसर दे रखा है विकल्प नंबर 3 में, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। तो घातांकों के कुछ नियम थे जो इस प्रश्न से रिलेटेड थे, काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, बीज गणित में भी वो काम में आते हैं, तो अपने को ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। समझ में आ गया। अब अगला जो प्रश्न हमारे पास में, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई गुणन व्युत्क्रम नहीं। मैंने भी आपको बताया था कि अक्ष कोई संख्या है तो उसका गुणन व्युत्क्रम होता है 1/x, ताकि हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इस अक्ष से नीचे वाला अक्ष कट जाएगा और फाइनली हमारे क्या मिल जाएगा 1। किसी भी संख्या का गुणन व्युत्क्रम होता है 1/x। ये कह रहा है कौन सी संख्या है जिसका गुणन व्युत्क्रम नहीं है, ऐसे कौन सी परिमेय संख्या है। देखिए 1 का गुणन व्युत्क्रम, तो 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें तो 1 मिल ही जाएगा।
-1 है, इसको आप किससे गुणा करोगे? तो इसको आप 1/-1 से कर दो, कट जाएगा, 1 मिल जाएगा। 2 है, इसको आप किससे गुणा करोगे? 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? अब 0 है, 0 का आप किससे गुणा करोगे? तो 1/x वापिस 0। ये फॉर्म अपन ऐसे नहीं कर सकते 0 से 0 कट गया और 1, नहीं, 1/0 है, ये किसकी फॉर्म होती है? ये एक इन्फिनेटिव फॉर्म बन जाती है जो कि नॉन डिफाइन होती है। यदि कभी भी हर में अगर शून्य आ जाता है तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी, पहली बात तो। दूसरी चीज, वह अपरिभाषित होगी, नॉन डिफाइन होगी, उसको हम डिफाइन भी नहीं कर सकते। तो समझ लें आप इसको, अपरिभाषित रूप बन जाएगा, इन्फिनेटिव, अनंत जिसको हम कह सकते हैं। तो इस तरह से ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई गुणन व्युत्क्रम नहीं है, वो संख्या कौन सी है? 0 है। काफी इजी है मेरे हिसाब से। पर ऐसे पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो अपने गुणात्मक प्रतिलोम के समान ही है? भाई जैसे 2 है, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हुआ? 1/2, ये समान नहीं है। लेकिन देखो आप, 1 है, 1 का गुणात्मक प्रतिलोम भी क्या है? 1 ही है। 1 का गुणात्मक प्रतिलोम भी क्या है? 1 ही है। इसी तरह से -1 का, तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम भी क्या है? -1। दोनों गुणा करो आप, 1 मिल जाएगा। तो -1 और 1, ये दोनों ऐसी संख्या है जिनका गुणात्मक प्रतिलोम स्वयं ही होती है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सवाल आप लोगों को वो देखें, 3 की घात 1/5 की घात कितनी है? मैंने अभी आपको बताया था, किसी पे पावर हो, उस पे भी पावर हो, तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/5 को 4 से गुणा करेंगे तो ये 4/5 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 3 की घात 4/5। इसी तरह से अगला है 7 की घात 1/3, 7 की घात 1/5, एक ही पावर m, एक ही पावर m, एक ही पावर m माइनस n, यानी 1/3 में से 1/5 जाएगा 7। आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 15, तीनों पंजे 15 माइनस 5 3 15, तो 7 की घात 5 में 3 गया तो 2/15, कितना आ जाएगा? 7 की घात 2/15। इस तरह से भिन्न जो होती है उनका एलसीएम लेकर उनको सोल्व करना आगे और देखेंगे हम, काफी कुछ चीजें समझेंगे इसमें। देखिए, a की पावर m इंटू बी की पावर m, पावर सेम है दोनों, पावर्स को एलसीएम लिख दे, और a इंटू बी, तीनों 7 21, ये फाइनल आंसर हमारे पास इसका हो जाएगा। इसी तरह 9 की घात 3/2 को क्या लिख सकते हैं? तो घात कितनी है? 3/2। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और उसकी पावर 3/2। मैंने भी आपको बताया, पावर्स पे पावर हो तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 उसको गुणा कर देंगे 3/2 से, 2 से 2 कट जाएगा। 3 की घात 3 कितनी होती है? 27। 27 आंसर हमारे पास में इसका हो जाएगा। तो काफी इजी है। अगला प्रश्न हमारे पास में वो कह रहा है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या? क्या पूछा इसने? परिमेय संख्या। अब आप लोगों को सीधा सीधा बताया था कि परिमेय संख्या का जो रूल बताया था आप लोगों को, p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है और वहां q 0 नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम देख रहे हैं p/q की फॉर्म में और q 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या हो गई, तो सीधा आंसर हो गया। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं q 0 है तो ये परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती। पाई एक अपरिमेय संख्या है, मैंने आपको लिखा है भी था, पाई एक अपरिमेय संख्या है, और √2 है। आप देखें, √2 को आप p/q की फॉर्म में, यानी ऐसी दो संख्याओं के अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते कि उससे √2 का मान आपको प्राप्त हो। तो यहां से निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? तो 2/7, ऑप्शन नंबर 1 इसका चला जाएगा। तो काफी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा, उसमें से कुछ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा करी, और काफी इजी क्वेश्चंस थे, कंसेप्ट हमारे क्लियर है सारे, तो क्वेश्चंस भी आ जाने चाहिए। तो ठीक है, अगले वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे, उनके बारे में बात करेंगे, मिलते रहेंगे। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से आप लोगों को। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।